क्या मानगढ़ से सधेगा राजस्थान? जी हां, इस वक्त ये बड़ा सवाल है सभी के मन में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। पीएम मोदी कल बांसवाड़ा जिले के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम आने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही प्रदेश में सियासी पारा चढ़ चुका है। पीएम मोदी का दौरा भले ही सरकारी हो, लेकिन इसके कई राजनीतिक मायने भी हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं, वहीं अगले साल राजस्थान और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। ये इलाका आदिवासी बहुल है, लिहाजा प्रधानमंत्री की यात्रा निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्र में पार्टी को मजबूती देगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी जहां उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस को आदिवासी वोट बैंक की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या मानगढ़ से सधेगा राजस्थान? प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस। डिबेट में तमाम मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। इतिहास के पन्नों ने जिनके साथ नाइंसाफी की, अब उस गौरव और पराक्रम की गाथा में नया अध्याय जोड़कर उसे चिरस्थायी बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम आ रहे हैं। 1 नवंबर को पीएम मोदी मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी की इच्छा होती है कि देश की आजादी के लिए लड़े तमाम वो यशवंतन से जो वंचित रहे, ऐसे अनसंग हीरोज, उनके स्थानों को महिमा मिले। और प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इसका इनिशिएटिव लिया था। मानगढ़ एक ऐसी जगह पर है जहां एक तरफ गुजरात तो दूसरी ओर एमपी है। ये पूरा का पूरा इलाका आदिवासी बहुल है। माना जा रहा है कि मानगढ़ दौरे में पीएम 3 राज्यों के आदिवासी वोटरों को संदेश देंगे। हालांकि बीजेपी इस दौरे को आदिवासियों के सम्मान से जोड़ती है। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए उन चीजों का आकलन राजनीतिक चश्मे से होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के काम करने का एक तरीका है कि उन्होंने आदिवासियों के बीच में एक बड़े लंबे अरसे से और बहुत व्यवस्थित काम किया है। और इसलिए जितनी लोक कल्याण की नीतियां हैं उनको देखोगे तो सीधे सीधे जनजाति और वंचित तबके के लिए उनकी नीतियां प्राथमिकता से बनी हैं। मानगढ़ धाम पर जलियांवाला बाग की तरफ 1500 आदिवासी शहीद हुए, जिनको अंग्रेजी हुकूमत ने पोलियो से भूना। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। मेरा समस्त ट्राइबल जनता की ओर से निवेदन है, मांग है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। मानगढ़ में इसी जगह पर 1913 में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ गोविंद गुरु के नेतृत्व में आंदोलन की चिंगारी फूटी थी। अंधाधुंध फायरिंग में 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हो गए थे। हालांकि इन वीरों को इतिहास में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अब पीएम आ रहे हैं तो अब सियासी निगाह से उनके इस दौरे को देखा जा रहा है। पीएम मोदी की यात्रा के राजनीतिक मायने को लेकर भी अटकलें हैं। राजस्थान में 95 लाख से ज्यादा आदिवासी आबादी है, तो राजस्थान विधानसभा में एसटी के लिए 25 सीट आरक्षित है, वही 3 सीट लोकसभा में भी रिजर्व है। बात गुजरात की करें तो यहाँ 16% आदिवासी आबादी है। गुजरात विधानसभा में 26 सीट, जबकि लोकसभा की 4 सीट रिजर्व है। वहीं एमपी में विधानसभा की 47 और लोकसभा की 6 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। कुल मिलाकर मानगढ़ में पीएम मोदी 3 राज्यों की 99 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों के मतदाताओं को सीधा संदेश देंगे। हालांकि एक सरकारी कार्यक्रम है और इस रैली में तीनों ही राज्यों के सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को न्योता भेजा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हो सकता है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी मिल सकता है। बहरहाल आदिवासियों के निर्णायक वोट को अपने साथ बनाए रखने के लिए पीएम मोदी कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। सवाल 3 राज्यों की सरकार का नहीं, बल्कि आदिवासियों में बीजेपी की आस्था का भी है। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। हालांकि ये सियासी कार्यक्रम बताया जा रहा है, माफ कीजिएगा सरकारी कार्यक्रम बताया जा रहा है, लेकिन इसे सियासी तौर पर देखा जा रहा है। चर्चा करेंगे, बड़ा सवाल है ये। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष चतुर्वेदी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही मुनीश अरोड़ा जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपके साथ करते हुए आ रहे हैं। मोदी जी, डर है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को कोई डर नहीं है। स्वागत है, प्रधानमंत्री आए, बढ़िया है। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि चूंकि गुजरात में चुनाव है, गुजरात चुनावों को लेकर के इतने सशंकित हैं कि जो भी राजस्थान के गुजरात की सीमा से सटे हुए वनवासी इलाके हैं वहाँ पे वो बार बार दौरा कर रहे हैं, क्योंकि ये पता है, गुजरात में सब जानते हैं इस बात को कि वहाँ पे आदिवासी समुदाय जो है, जनजातीय समुदाय, वो बीजेपी की, वहाँ की गुजरात की सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है। तो प्रयास है किसी तरह से उनको कहना चाहिए कि साधने का वो प्रयास कर रहे हैं राजस्थान आके, गुजरात आके, क्योंकि दौरा तो उनका गुजरात का है। थोड़ी देर के लिए राजस्थान भी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न जो आज आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय ये पूछना चाहता है कि जो 2006 में उनको अधिकार मिला था वनवासी और जनजातीय क्षेत्रों में वनवासियों को, कि जो वन संपदा है वहाँ पे आजीविका का अधिकार, वहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो उन्हें मिला था, और ये भी तय पाया गया था कि आने वाले समय में यदि कोई अगर सरकार स्कीम लाती है या आवंटित करती है तो वहाँ पे वनवासियों और जनजातीय लोगों से बिना इजाज़त लिए किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए किसी भी कॉमर्शियल संस्थान को, किसी भी इंडस्ट्री को और किसी भी संस्थान को भूमि नहीं दी जा सकती। इसमें अमेंड करके सरकार ने अपने उस पर ले लिया है कि सरकार चाहे तो दे सकती है, उनका ये अधिकार समाप्त कर दिया। क्या इस बात का जवाब देंगे? क्या प्रधानमंत्री जी, मानगढ़ धाम जो है हमारे यहाँ पे आस्था का केंद्र है, जहाँ पे हजारों आदिवासी शहीद हुए थे अंग्रेजों से लड़ते हुए, जिसका विकास किया हमारी सरकार ने, क्या उसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देकर के मान बढ़ाएंगे? अब ये सारी चीजें देखनी है, कल पता पड़ेगा। जी, वो तो देखने वाली बात ये होगी, लेकिन क्योंकि 25 आदिवासी सीटें हैं राजस्थान में और कहा यह जा रहा है क्योंकि असर तो पड़ेगा ना इसका, प्रधानमंत्री खुद चल कर आ रहे हैं तो असर भी देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा एक समय में, लेकिन धीरे धीरे कर बीजेपी इसे अपने कब्जे में कर रही है। इस बात को भी मानना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कभी दबदबा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया वनवासी क्षेत्रों में। हाँ, जिस तरह की ये पॉलिटिक्स करते हैं वो वनवासी क्षेत्रों में नहीं चलती है। अब चाहे कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना हो, आदिवासी बालिकाओं के लिए यहाँ पे हमने शुरू की है, विकास कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, गांव, जो चिकित्सा के क्षेत्र, चिकित्सालय, ये सब वहाँ खुल रहे हैं। आप देखिए, कृषि की हमने वहाँ पे व्यवस्था की। उसके अलावा जो सबसे बड़ी मांग, आशीष चतुर्वेदी जी इसका जवाब देंगे। आशीष चतुर्वेदी जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने, बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है, आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन क्योंकि इसको सरकारी दौरा कहा जा रहा है, क्या वाकई ये सरकारी दौरा है या सियासत से जोड़कर इसको देखा जाए? क्योंकि इतने सालों बाद अचानक से मोदी जी को याद आ गई है आदिवासियों की। देखिए प्रियंका जी, जहाँ तक मानगढ़ धाम की बात है, इसका अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। 1500 से अधिक आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने बलिदान वहाँ पे दिए हैं। और जहाँ तक आप बार बार इसको फ्लैश कर रहे हैं कि हम कुछ साधने की बात कर रहे हैं, देखिए, न ये कुछ साधने की बात है, न इसमें राजनीति की बात है, ये राष्ट्र नीति का विषय है। और कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से करेक्ट कर दूं कि कांग्रेस का ये वीक पॉइंट है। अगर हम बात करें पूरा उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जहाँ पे राजस्थान के आदिवासी बहुतायत में रहते हैं, दोनों चुनाव में, 2013 के विधानसभा चुनाव में, 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे रही है। 2013 में तो पूरे 28 में से कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली थी और 2018 में भारतीय जनता पार्टी 28 में से 15 सीटें वहाँ पर लेकर के आई है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है, वहाँ से हमारे सांसद भी जीत रहे हैं, विधायक भी जीत रहे हैं। और जहाँ तक इसके पूरे मानगढ़ धाम के ऐतिहासिक महत्व की बात है, इसके विकास करने की बात है, ये सारी चिंताएं भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में इसके विकास के लिए कार्य करती है और हमने बार बार इसकी चिंताओं से अवगत कराया है। प्रियंका जी, देश में बहुत लंबा कालखंड ऐसा रहा है जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी।
ठीक है। कि अशोक गहलोत जी बार बार पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि आप राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दीजिए। अशोक गहलोत जी को ये बताना चाहिए कि 2008 से 13 तक जब वो राजस्थान के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी। तब अशोक गहलोत जी ने मानगढ़ धाम के विकास के लिए क्या कार्य किए और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए क्या कार्य किए, इसका भी जवाब देना चाहिए। बीजेपी लेकर आई, इस बार सीटें बढ़ा पाएगी बीजेपी? ज्यादा नहीं, हम तो ज्यादा लाए ना 2018 में। एक मिनट प्रियंका जी, 2018 में से 28 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास मात्र 10 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी उस एरिया में बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है। देखिए, हमारा हर कार्य राजनीति से जुड़ा हुआ, ऐसा हमारी आदत नहीं है। कांग्रेस करती है इसका काम, हमारे लिए वो राजनीति है। देखिए, आदिवासियों के बलिदान पर, उनके धार्मिक आस्था पर हमको कोई राजनीति नहीं करनी है, उसका अपने आप में एक महत्व है। लेकिन सियासत से जोड़ के तो देखा जाएगा ना। एक मिनट प्रियंका जी, ऐसे समय में मोदी जी आ ही रहे हैं, की मुख्यमंत्री थी, 3 जगह पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 52 सीटें तो राजस्थान और गुजरात को मिलाकर ही हैं आदिवासी सीटें, तो क्यों ना जोड़ा जाए इससे? प्रियंका जी, वसुंधरा जी जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, तब हमने उस मानगढ़ धाम का पूरा विकास किया है और बहुत अच्छे से उस पूरे एरिया को डेवलप किया है। नरेंद्र मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं, 2012 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने उसका दौरा किया है। चतुर्वेदी जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं आदिवासियों के लिए, किस मुंह से वोट मांगेंगे? किसी के कहने से कुछ नहीं होता है ना। देखिए प्रियंका जी, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। जनता सब जानती है, जनता सब देखती है, उसको पता है कौन सी पार्टी किसके लिए कार्य करती है। बिल्कुल, जनता सब जानती है और देखती भी है। मुनेश अरोड़ा जी, आपके पास आते हुए आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? क्योंकि हालांकि आधिकारिक दौरा बताया जा रहा है इसे, लेकिन जो समय है वो समय तो यही कहता है कि जी नहीं, ये वोट बैंक साधने की कोशिश है बीजेपी की ओर से। प्रियंका जी, ये बात सही है कि अभी इलेक्शन का टाइम है गुजरात में, और 35 आदिवासी सीटें हैं गुजरात की, जो कि राजस्थान की बाउंड्री से लगती हुई हैं, और 25 आदिवासी सीटें हैं राजस्थान की। तो 35 और 25 मिलाकर कुल 60 सीटें जो आदिवासी प्रभावित कर रहे हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री पूरा जोर लगा रहे हैं। कल अशोक गहलोत ने नाथद्वारा में मुरारी बापू के चलिए ठीक है, फिलहाल शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुनीश जी की आवाज नहीं आ रही है। आपके पास आते हुए चतुर्वेदी जी, आप तो कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, हालांकि तमाम काम आशीष चतुर्वेदी जी गिना भी रहे हैं। प्रधानमंत्री गुजरात के, मैंने आपको बताया ना। ठीक है, बात पूरी करिए जी। क्योंकि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अभी गुजरात इलेक्शन के टाइम पे हो रही है। कल एक और रेलवे लाइन जो उदयपुर तक बनी है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो बहुत तेजी से उद्घाटन का दौर गुजरात में चल रहा है और राजस्थान को भी इफेक्ट किया जा रहा है। तो राजस्थान में जो इलेक्शन आगे अगले साल होंगे और जो गुजरात में अभी होने वाले हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री की यात्रा जो हो रही है बार बार गुजरात में, वो दिखाती है कि इलेक्शन से इसका कनेक्शन तो है, और जनता को प्रभावित करना या आदिवासी लोगों को प्रभावित करना इसका मुख्य ध्येय है। बिल्कुल, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप तो खुद इस बात को मान रहे हैं कि आदिवासी वोटरों को साधने के लिए मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए प्रियंका जी, वोट साधने के लिए किसी भी व्यक्ति को आप उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है। सिर्फ दौरा करने तो से कह रहे हैं बहुत सारे काम कराए हैं बीजेपी ने आदिवासियों के लिए। मैं गिना देता हूं। मैंने अभी आपको बताया ना कि सबसे बड़ा प्रहार क्या किया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, वो ये किया कि आदिवासियों को जो जंगल की संपदा पर, उनकी भूमि पर, उसकी उपज पर जो अधिकार दिया था केंद्र सरकार ने, जब हमारी सरकार थी उसमें, और एक अधिकार ये दिया था कि उनकी भूमि कोई भी नहीं छीन सकता, उनकी इजाजत के बगैर सरकार किसी को आवंटित नहीं कर सकती, चाहे माइनिंग के लिए या अन्य कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। वो ये अधिकार समाप्त कर दिया केंद्र सरकार ने, वर्तमान केंद्र सरकार ने। कितना बड़ा प्रहार है, आप समझ सकती हैं कि आप घर से बेघर किया जा रहा है। पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, चाहे उड़ीसा हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं माइंस के आवंटन को लेकर के। और देखिएगा आप, दूसरी चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी जो वहां पे मांग थी, जो यूपीए सरकार ने पूरी की थी, वो की थी बांसवाड़ा से रतलाम की जो रेलवे लाइन थी, उसको हमने सैंक्शन किया, उसके वित्तीय आवंटन किया। वित्तीय आवंटन करने के बाद काम चालू हुआ, 100 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ, और मोदी सरकार ने वहां पे शासन संभालते ही सबसे पहले इस योजना को समाप्त किया। आप बताइए कितना अभी मोदी जी आ रहे हैं, तो आप लोगों की ओर से एक और मांग की जा रही है कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। इसके पीछे क्या मंशा है आपकी? बहती गंगा में हाथ तो नहीं धो रहे हैं आप भी?
देखिए, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना, जब राष्ट्र की हमारी संपदा है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, तो उसको घोषित कर दें। हमने तो जो उसका विकास करना था किया, हमने वहां पे आसपास के क्षेत्रों का विकास किया, हमने जनजातीय क्षेत्रों में कॉलेज खोले, उनके लिए जो है स्कॉलरशिप्स की, उसके लिए हमने जनजातीय क्षेत्रों के जो छात्र हैं उनके लिए कहना चाहिए कि रहने योग्य छात्रावास बनाए ताकि पढ़ सकें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो जब राष्ट्रीय स्मारक अगर घोषित करते हैं तो आप ही कर दिए रहते, पहले जाएगा, आप ही कर दिए रहते हैं, आपकी भी तो हमने सरकार रही है कई अब मैं सालों आपको ये तक, बताता हूं, आपने क्यों नहीं कर दिए? प्रधानमंत्री 109 साल नरेंद्र बीत चुके मोदी हैं। जी पहली बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार आ रहे हैं जब उनके शासन के 8 वर्ष हो गए। आपको अगर याद हो तो सर्वप्रथम राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनका पहला दौरा ही इन जनजातीय क्षेत्रों में था। आप याद करिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सीधे जनजातीय क्षेत्रों में गए थे और जो विकास के कार्य वहां पे किए, चाहे सड़कों के जाल से लेकर के, मैंने बताया आप तो बहुत सारे काम गिना रहे हैं। हालांकि आशीष चतुर्वेदी जी काम तो सभी गिना रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए कितना काम हुआ है ये तो खुद आदिवासी ही जानते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी बड़े आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, कह रहे हैं कि जो भूमि का अधिकार दिया गया था आदिवासियों को, बीजेपी ने छीन लिया है उनसे। देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई अधिकार नहीं छीना है और आदिवासियों के जल, जीवन और ज़मीन के जो अधिकार हैं उसको और सुदृढ़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जहाँ तक अभी आप बार बार इसको पॉइंट को रेस कर रहे हैं कि गुजरात में चुनाव है, और देखिए प्रियंका जी, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से वहाँ पे प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है और यही कारण है, आप देखिए कि पिछले 6 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार वहाँ पे बना रही है। लास्ट टाइम जब कांग्रेस चुनाव जीती थी 1985, 37 साल पहले गुजरात में चुनाव जीती थी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद से कांग्रेस को वहाँ की जनता ने कोई मौका नहीं दिया है। देखिए क्या होता है, आपको जनता में विश्वास पैदा करने के लिए लगातार काम करते रहना पड़ता है। छोड़ देते, अभी राजस्थान की बात करते हैं आशीष जी। राजस्थान में क्या आ जाएगी सरकार, क्योंकि मकसद तो यही है ना, आदिवासी वोट को ही तो साध रहे हैं, और क्या इंपॉर्टेंट नहीं समझते आप इस वोट को? प्रियंका जी, आज हमारा जो विषय है डिबेट का, वो विषय है मानगढ़ धाम को लेकर के, इसलिए मैं इस पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। जिस दिन हम राजस्थान को लेकर के चर्चा करेंगे ना, आप ये मान के चलिए जिस तरह की स्थिति यहाँ पे है ना, वो स्थिति इनके गुजरात के प्रभारी ने बता दी है। इनके गुजरात के प्रभारी हैं रघु शर्मा जी, उन्होंने खुद ने ऐसा बयान दिया है कि राजस्थान का इतना कबाड़ा अशोक गहलोत ने कर दिया है कि हमारी 10-15 सीटें आना भी मुश्किल है। तो ये राजस्थान की स्थिति है। एनीवे, वो हमारा डिस्कशन नहीं है। हमें आज डिस्कशन करना चाहिए कि हमने 109 साल हो गए वहाँ के आदिवासियों को बलिदान दिए हुए, और क्या कारण रहे कि जब भी उसके ऐतिहासिक महत्व को बताने की बात हुई, उसको स्मारक बनाने की बात हुई, उस एरिया का जो भी डेवलपमेंट किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम मोदी जी को अब तो ख्याल आया, 109 सालों बाद आज ख्याल आ गया है मोदी जी को कि उन्हें भी महत्व मिलना चाहिए। तो पहले भी डेवलप किया प्रियंका जी, उनकी शहादत को भी याद करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, मुनेश अरोड़ा जी आपके पास आते हुए एक छोटा सा कंक्लूजन आपसे, क्योंकि अब इस दौरे को बेहद खास देखा जा रहा है और जो आदिवासी वोट हैं उन्हें भी बेहद खास देखा जा रहा है आगामी चुनाव में। तो किस तरीके से इस दौरे का असर देखने को मिलेगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर? बिल्कुल सही कह रही है प्रियंका जी। मैं पहले मानगढ़ पे आना चाहूंगा। मानगढ़ में 17 नवंबर 1913 को जब कर्नल छठन ने अटैक किया था तो 1500 आदिवासी की डेथ हुई थी। उसके अंदर एक बड़ा नरसंहार था जो कि जलियांवाले नरसंहार के बराबर का था, और उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना चाहिए। ये यहाँ के आदिवासियों की मांग लंबे समय से रही है। जहां तक आपने पूछा है प्रियंका जी इलेक्शन को लेकर, तो दोनों ही पार्टियां यहाँ पर अपना प्रभाव डालने की बराबर कोशिश में है, मगर एक भारतीय ट्राइबल पार्टी, व्हील ट्राइबल पार्टी भी, बीटीपी यहाँ पे और अपना जगह जड़ जमा रही है। उसकी भी लास्ट इलेक्शन में 2 सीटें आई थी। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला बीटीपी पैदा कर रही है यहाँ पर, और गुजरात के अंदर आप आने से वहां भी ट्रायंगल फाइटिंग होने वाली है। तो जो इस समय जो माहौल है राजस्थान और गुजरात के अंदर बहुत ही गड़बड़ा रहा है, और दोनों पार्टियां उसको संभालने की कोशिश में है कि किसी तरह से आदिवासी वोट बैंक को बचाया जाए। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में अपने आप को नुमाइश कर रही हैं कि वो उनके ज्यादा हितैषी हैं और आदिवासियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य कर रही हैं। और इसी को लेकर के अभी 2 दिन पहले ही रघुवीर मीणा जो उदयपुर के पूर्व सांसदों से WC मेंबर भी है, उन्होंने ये डिमांड की थी
कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। जी। और कल गहलोत साहब ने ये कहा कि प्रधानमंत्री का बार बार दौरा ये दर्शा रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में और गुजरात के अंदर वो अपना प्रभाव डालने के लिए वहां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, वो यहाँ आ रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही अपना प्रभाव डालना चाह रही है आदिवासियों पे। और बीटीपी का जो प्रभाव बढ़ रहा है उससे बिल्कुल मुनीश जी, दोनों ही पार्टियां अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रही हैं और बीटीपी का रोल भी काफी अहम होता जा रहा है, जिस तरीके से वो अपना कद बढ़ाता जा रहा है आदिवासियों में। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपका, आशीष चतुर्वेदी जी और मुनीश अरोड़ा जी आपका भी। तो 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ आ रहे हैं। हालांकि इसे आधिकारिक दौरा, सरकारी दौरा कहा जा रहा है, लेकिन कई सियासी मायने और कई बड़े सवाल इस दौरे को लेकर खड़े हो रहे हैं। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।